अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक बादशाह को शिकार करने का बहुत शौक़ था। एक दिन बादशाह अपने मुसाहिबों समेत जंगल में गया ताकि परिंदों का शिकार कर सके, लेकिन वहाँ उन्हें कोई परिंदा नज़र नहीं आया। वो जंगल छोड़कर आगे वीरानों में चरागाहों की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में कई पहाड़ियाँ और नदियाँ भी आईं जिनको उन्होंने अबूर किया, लेकिन उन्हें कोई परिंदा नज़र नहीं आया। आखिरकार दोपहर के वक्त वो एक बड़ी चरागाहों में पहुँचे। ये इतना बड़ा मैदान था कि हद नज़र कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैदान के ऐन दरमियान एक बहुत बड़ा घना सायादार दरख्त था। बादशाह और उसके मसाहिब बेख्तियार दरख्त की तरफ बढ़ते चले गए और दरख्त की ठंडी छाँव में बैठकर सस्ताने लगे। अगरचा वो बहुत थक चुके थे, लेकिन आदी शिकारी की तरह उनकी निगाहें अब भी दरख्त की शाखों पर किसी परिंदे की खोज में थी। अचानक बादशाह की नज़र एक नीलकंठ पर पड़ी, जो दरख्त की सबसे नीची शाख पर बैठा हुआ था। नीलकंठ को देखते ही बादशाह ने एक मुसाहिब को इशारे से हुक्म दिया कि इसे शिकार करे। इशारा पाते ही उसका एक मुसाहिब खड़ा हुआ और गुलेल से उस नीलकंठ की तरफ पत्थर फेंका, जो निशाने पर लगा और नीलकंठ बादशाह के सामने आ गिरा। बादशाह ने नीलकंठ को पकड़ा और एक मुसाहिब के हवाले किया कि वो उसे ज़िबा करे। जो ही चाकू नीलकंठ की गर्दन के करीब आया, अचानक नीलकंठ के मुंह से निकला, ए अजीम बादशाह, मुझे मत मारिए, मैं आपका फ़ायदा चाहता हूँ। अगर आप मुझे मार देंगे तो तमाम उम्र पछताएंगे। मुझे मार कर आपको क्या मिलेगा? मैं तो बहुत ही छोटा हूँ और मुझे मारने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। नीलकंठ को इंसानों की आवाज़ की तरह बोलता देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। वो नीलकंठ की बात सुनकर बोला, ऐ नीलकंठ, तुम तो बोल सकते हो। नीलकंठ ने जवाब दिया, ऐ अजीम बादशाह, जान की मान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, मेरी गुजारिश को ध्यान से सुनिएगा। मैं तो आपकी यहाँ आमद का बरसों से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ तो मैं आपको अपने परदादा का वो पैगाम पहुँचाऊँ जो वो आपके लिए छोड़ गए थे। मेरे परदादा ने मरने के बाद आपके लिए एक बहुत बड़ा हीरा छोड़ा था, जो आपके टखने के बराबर है। उनकी ख्वाहिश थी कि वो हीरा आपके हवाले किया जाए, इसलिए मैं अरसे से आपका मुंतज़िर था। अगर मैं ऐसा ना कर सकता तो मेरा ज़मीर हमेशा मुझे मलामत करता। मैं इस अमानत के बदले में आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। नीलकंठ के मुंह से ये कहानी सुनने के बाद बादशाह बोला, पहले तो मैं इस बात पर हैरान हूँ कि नीलकंठ तो इतनी रवानी से कैसे बोल सकता है, और कोई चारा भी नहीं कि मैं तुम्हारी कहानी पर एतबार ना करूँ कि तुम्हारे पास मेरी कोई अमानत भी पड़ी है। नीलकंठ बोला, बादशाह सलामत, जान की मान पाऊँ तो मुझे कुछ और भी अर्ज़ करना है। इस हीरे के अलावा मेरे परदादा ने चंद नसीहतें भी की थीं जो मुझे आप तक पहुँचानी थीं, ताकि ये हिकमत की बातें आपके मुंह से लोग सुने और उन पर अमल करें तो सबका फ़ायदा होगा। बादशाह बोला, वो नसीहतें क्या हैं? अच्छी बात है कि हिकमत की बातें मेरे और मेरे मुसाहिबों तक पहुँचे। नीलकंठ इजाज़त मिलने पर बोला, मेरे दादा ने जो बातें बताई थीं वो यूँ थीं। नंबर 1, जब कोई आपसे मीठी बातें करें तो उन पर भरोसा ना करें। नंबर 2, कभी भी ऐसी चीज़ की वापसी की उम्मीद नहीं करें जो एक दफ़ा आपके हाथ से निकल जाए। और नंबर 3, जिस चीज़ को हासिल करने में आप नाकाम हो जाए, इसके बारे में दोबारा नहीं सोचें। अब बादशाह सलामत, मुझे इजाज़त दें ताकि मैं हीरा आपको ला दूँ जो मेरे परदादा ने आपके लिए छोड़ गए थे, और इस दरख्त के ऊपर शाखों में वो छुपा है। शाखें चौंके पतली हैं, इसलिए आप में से कोई वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। बादशाह सलामत ने फिर ज़्यादा नहीं सोचा और मुसाहिब को नीलकंठ को आज़ाद करने का हुक्म दिया, और मुसाहिब ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर नीलकंठ को आज़ाद कर दिया। वो उड़ा और शुक्रिया अदा करने के लिए बादशाह सलामत के कंधे पर बैठ गया। फिर उसने पर फैलाए, उनको फड़फड़ाया और फिर बोला, जनाब अली, मुझे इंतज़ार के लिए माफ़ कर दीजिएगा। इधर कुछ इंतज़ार कीजिए, जब तक मैं उड़ता हुआ दरख्त की चोटी तक ना पहुंच जाऊं,
پھر وہ اڑتا اڑتا درخت کی سب سے اونچی چوٹی پر بیٹھ گیا۔ اب وہاں تک پتھر بھی نہیں جا پہنچا تھا۔ وہ ایک شاخ پر جا کر مزے سے بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر بادشاہ اور مصاحب انتظار کرتے رہے کہ کب نیل کنٹھ ہیرا لے کر واپس آتا ہے، لیکن لگتا تھا کہ نیل کنٹھ اپنا وعدہ بھول چکا ہے۔ وہ تو شاخ پر بیٹھا جھولتا رہا۔ ہیرا لانے کی بات تو بہت دور کی تھی۔ شام ہو گئی، اندھیرا چھانے لگا تو بادشاہ نے آواز دی، نیل کنٹھ، وہ تمہارا ہیرا کدھر ہے جو تمہارے پردادا نے میرے لیے رکھا تھا؟ اسے نیچے لے کر آؤ، ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ نیل کنٹھ نے بادشاہ کی بات غور سے سنی اور پھر اونچی آواز سے ہنسنے لگا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں نے جو کچھ بھی کہا اس کی معافی دیجیے گا۔ اگر آپ محل جانا چاہتے ہیں تو شوق سے چلے جائیے، آپ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ میٹھی میٹھی باتوں سے دھوکہ نہیں کھائیے گا۔ جو چیز ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے اس کی واپسی کی امید نہ رکھیں، اور جس چیز کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں اس کے متعلق مت سوچیں۔ آپ عقل والے ہیں، خود سوچیں، آپ کے ٹخنے جتنے بڑا ہیرا کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اتنا بڑا تو میں خود بھی نہیں۔ میں نے تو ہیرے کی کہانی اپنی جان بچانے کے لیے سنائی تھی، آپ نے اس پر اعتبار کیا اور مجھے آزاد کر دیا۔ اب میں آپ کی دسترس سے باہر ہوں، میرے الفاظ یاد رکھے گا۔ ان چیزوں کی واپسی کی امید مت رکھیے جنہیں آپ ایک دفعہ کھو چکے ہیں۔ جناب علی، اب محل کی طرف روانہ ہو جائیے، اس سے پہلے کہ اندھیرا ہو جائے۔ انہوں نے افسردگی سے اب مصاحبوں کی واپسی کی روانگی کا حکم دیا، اور نیل کنٹھ انہیں جاتے دیکھا تو پھڑپڑاتا ہوا اڑ گیا۔